नमस्कार। आज का विषय है मनु के आर्थिक विचार, विशेषकर उपभोग, उत्पादन, वितरण और राजस्व के संबंध में प्राचीन आर्थिक विचारक मनु के विचार। मनु को प्राचीन आर्थिक विचारकों में प्रथम स्थान दिया गया है। आर्थिक सुव्यवस्था के द्वारा मनु ने प्रजा के कल्याण हेतु नियमों का पहली बार प्रतिपादन किया। अर्थ प्राप्ति के साधनों की प्राप्ति, उद्योग, कर व्यवस्था, मूल्य निर्धारण, वस्तु वितरण, व्यापार, कृषि आदि पर सुव्यवस्थित रूप से नियंत्रण रखकर प्रजा के आर्थिक जीवन को उन्नत करने पर मनु ने विशेष ध्यान दिया। स्मृतियों में मनु स्मृति सबसे प्राचीन मानी जाती है और यह भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश है। इसमें 12 अध्याय और 2586 श्लोक हैं, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य कर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म, आपद धर्म, प्रायश्चित आदि विषयों का उल्लेख है। मनुस्मृति में व्यक्तिगत चित्त शुद्धि से लेकर पूरी समाज व्यवस्था से संबंधित बातें आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। भारतीय साहित्य में मनु को मानव सभ्यता का प्रवर्तक माना जाता है और मनु से पैदा होने के कारण हम मानव कहलाते हैं। मनुस्मृति के रचयिता और रचना काल के विषय में मतभेद है। डॉक्टर कीथ ने मनुस्मृति को ईसा पूर्व द्वितीय तृतीय शताब्दी का माना है। मनु का नाम आचार्य शुक्र और कौटिल्य ने अपने ग्रंथों में भी लिया है। इससे पता चलता है कि मनु इसके पूर्व हो चुके थे। कौटिल्य का काल ईसा पूर्व तीसरी चौथी शताब्दी का है, इसलिए मनु का काल इसके पहले का माना जाना चाहिए। डॉक्टर मैकेंजी ब्राउन के अनुसार मनु कोई व्यक्ति विशेष नहीं हुआ, बल्कि यह प्राचीन काल में विधिवेत्ताओं को दी जाने वाली उपाधि थी जो मनुस्मृति के रचनाकारों को प्रदान की गई। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में 7 मनुओं का वर्णन है। स्मृति को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जा सकता है। मनु के आर्थिक विचारों की बात हम करते हैं तो और विशेषतः उपभोग संबंधी विचार। मनुस्मृति में अनेक श्लोक दिए गए हैं जिनसे मनु के आर्थिक विचारों का पता चलता है। मानव जीवन में अर्थ का इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान माना। अर्थ के बिना व्यक्ति अपनी किसी भी कामना की पूर्ति नहीं कर सकता। अर्थवान अर्थ के बल पर ही धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मनु ने जीविका को 4 प्रकार का माना है: ऋत, अमृत, मृत और प्रमृत। किसानों के खेतों में फसल काटने के पश्चात छूटे हुए अन्न को पाना ऋत कहलाता है। बिना मांगे जो मिल जाए उसे अमृत कहते हैं। भिक्षा मांगकर जो मिलता है उसे मृत कहते हैं। और कृषि से उत्पन्न होने वाला अर्थ प्रमृत है। जिस आजीविका को करने में सम्मान और सत्य बना रहे वही वृत्ति सर्वोत्तम मानी गई है। जीविका के लिए समाज विरुद्ध कार्यों का कभी भी आश्रय नहीं ग्रहण करना चाहिए। अपने जीवन यापन करने के लिए अनिंदनीय कार्यों और शरीर को व्यथा न देकर अर्थ संचय करना चाहिए। भिक्षा मांगकर या चोरी करके कोई भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे अन्न, वस्त्र, मकान, शिक्षा आदि के विषय में मनुस्मृति में अनेक श्लोकों के द्वारा व्याख्या की गई है और यह विस्तार से बताया गया है कि कौन सी वस्तुएं उपभोग योग्य हैं और कौन सी नहीं हैं। खाद्यान्न के विषय में मनु में स्मृति में व्रीहि, शाली, मूंग, तिल, उड़द, लहसुन, गन्ना आदि के उपयोग की चर्चा की गई है। जीविका जिसमें वस्त्र और भोजन आदि का उल्लेख आता है, इसका प्रबंध करके ही पति को परदेश जाना चाहिए। यदि पति इनका प्रबंध किए बिना ही परदेश चला जाए तो पत्नी को सूत काटने, सिलाई, पिरोना आदि से अपनी जीविका का चलानी चाहिए। मनु वस्तुओं के उपभोग में नैतिकता को प्रमुख स्थान देते हैं। वस्तुओं को चुरा कर उपभोग करने पर उन्होंने दंड का प्रावधान किया है। मनु के अनुसार धन के होने पर फटे और मैले कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए और आवास ऐसी जगह होनी चाहिए जहां धन, धान्य, फल फूल आदि हों तथा आसपास सज्जन लोग निवास करते हों। अब हम मनु के उत्पादन संबंधी विचार की बात करते हैं। मनुस्मृति में 4 विद्याओं को स्थान दिया गया है। पहला त्रयी, दूसरा दंड नीति,
तीसरा आन्वीक्षिकी और चौथा वार्ता। त्रयी से धर्म विषयक बातों का ज्ञान होता है। दंड नीति से नीति अनीति का, आन्वीक्षिकी से तर्क और विज्ञान का ज्ञान होता है, जबकि वार्ता से अर्थ अनर्थ का पता चलता है। जीवनोपयोगी जीवित रहने की सामग्री व्यक्ति को वार्ता द्वारा ही मिलती है। वार्ता के अंतर्गत कृषि, वाणिज्य, पशुपालन और कुसीद आते हैं। मनु ने वार्ता को अर्थ प्राप्ति का मूल कारण माना है। कुसीद का तात्पर्य ब्याज पर ऋण लेना होता है। अन्न की उत्पत्ति कृषि द्वारा ही होती है, इसलिए कृषि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना पशु व उसकी खाद के कृषि उपजाऊ अन्न नहीं दे सकती। वार्ता में पशुधन का प्रयोग भी हुआ है। पशुओं के लिए गांव के निकट गोचर भूमि छोड़ने की व्यवस्था मनु ने की है। गांव के चारों ओर 100 धनुष भूमि अथवा 3 बार लकड़ी को लेकर फेंकने से वह जितनी दूर चली जाए उतनी दूर तक, और नगर के भी चारों ओर इसी प्रकार पशुओं के लिए भूमि छोड़ देनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्यता के अनुरूप कार्य विभाजन किया हुआ था। पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज यानी कुसीद एवं कृषि करना वैश्यों के कार्य माने गए। इस प्रकार वार्ता शब्द अत्यंत विस्तृत अर्थों में प्रयुक्त होता था। आधुनिक अर्थशास्त्र में कृषि अर्थशास्त्र और वाणिज्य अर्थशास्त्र 2 पृथक विषय बन गए। वणिकवाद का जन्म इसी वार्ता में वर्णित वस्तुओं के आधार पर ही हुआ। समाज में प्रत्येक कार्य को करने के लिए कार्य विभाजन किया हुआ था ताकि सामाजिक संगठन बना रहे। ब्राह्मणों के कर्म थे पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना लेना। क्षत्रिय के कर्म थे प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना व पढ़ना। वैश्यों के कार्य थे पशुओं की रक्षा करना, दान देना और व्यापार, ब्याज लेना, खेती करना। और शूद्रों के कर्म थे ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्णों की सेवा करना। मनुस्मृति धन पूर्वक धन कमाने पर बल देती है। कुटिलता और शठता से रहित आजीविका को उन्होंने अच्छा माना है। मनुस्मृति में क्रय विक्रय के नियमों का भी निर्धारण किया गया है। अधिक मूल्य वाली वस्तु में से कम मूल्य वाली वस्तु मिलाकर व उसे उत्कृष्ट वस्तु बताकर नहीं बेचना चाहिए। तौल में कमी नहीं रखनी चाहिए। यदि किसी वस्तु की खरीद कर या बेच कर पश्चाताप हो तो 10 दिन के भीतर उसे पुनः वापस कर देना चाहिए या पुनः खरीद लेना चाहिए। जल व स्थल से व्यापार करने वाले व्यक्तियों को अपने लाभ का 20वां भाग राजा को कर के रूप में देना चाहिए। तो ये मनु के उत्पादन संबंधी विचार थे। अब हम वितरण के संबंध में मनु के विचारों की व्याख्या करेंगे। अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादित होता है उसका वितरण राजा की व्यवस्था के अनुसार करने का मनुस्मृति में वर्णन किया गया है। उत्पादन के वितरण में राज्य का भाग, परिश्रम करने वालों का हिस्सा, पूंजी का ब्याज और लाभ की एक निश्चित मात्रा निर्धारित की गई है। मनुस्मृति में भूमि पर राजा का स्वामित्व माना गया है, इसलिए लगान लेने का अधिकारी भी राजा अथवा राज्य है। श्रमिक कर्मचारियों आदि को एक निश्चित वेतन राशि निर्धारित की गई और राजा को निर्देश दिए गए कि राजकार्य में नियुक्त दास दासियों के लिए कार्य के अनुसार प्रतिदिन का वेतन और स्थान निश्चित करे। साधारण कार्य करने जैसे पानी भरना, झाड़ू लगाना आदि कार्य करने वाले व्यक्ति को 1 पण या 1 पैसा, 6 मास में 1 जोड़ा वस्त्र, प्रति मास 1 द्रोण और धान्य और उत्तम दास दासी के लिए प्रतिदिन 6 पण या पैसा वेतन दे। मनु ने वेतन के नियमों का भी निर्धारण किया जो इस प्रकार से है। वेतन पाने वाला जो कर्मचारी स्वस्थ रहते हुए भी कहने के अनुसार कार्य नहीं करे तो राजा उसे 8 कृष्णल या 8 रत्ती स्वर्ण आदि से दंडित करे और उसका वेतन नहीं दिलवाए। वेतन पाने वाला कर्मचारी रोगी रहता हुआ काम नहीं करे और पुनः स्वस्थ होकर कहने के अनुसार काम करने लगे तो वह बहुत समय के बाद भी आरंभ से वेतन पाता है। जो कर्मचारी कहे हुए काम को स्वयं रोगी हो कर दूसरे से नहीं करावे और स्वस्थ होकर भी स्वयं नहीं करे तो वह कुछ किए गए काम का भी वेतन प्राप्त नहीं कर सकेगा। मनु ने खाली यान पर उतराई का 1 पण, बोझा उतराई का आधा पण, पशु और स्त्री उतराई का 1/4 पण और बोझ रहित पुरुष की उतराई का अष्टमास निर्धारित किया।
जल मार्ग से दूर तक जाने में नदी के वेग प्रवाह की अनुकूलता और प्रतिकूलता और समय के अनुसार नौका का भाड़ा निश्चित करना चाहिए। 2 मास से अधिक की गर्भवती, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी और ब्राह्मण से पार उतराई न ली जाए और नाव खेने वाले की भूल से यदि यात्रियों का कोई नष्ट सामान हो जाए तो नाविक गण अपने पास से थोड़ा थोड़ा देकर क्षतिपूर्ति करे। मनु ने गोरक्षक के वेतन के बारे में कहा है कि जो गोरक्षक गायों के स्वामी से वेतन के स्थान में धन नहीं लेकर दूध ले तो वह 10 गायों में से एक अच्छी गाय को चुनकर वेतन के बदले उसका दूध ले सकता है। ब्याज के बारे में मनु के विचार हैं कि वर्णों के अनुसार ब्याज का निर्धारण किया जाना चाहिए। न्यायालय में ऋण देने वाले द्वारा ऋण लेना स्वीकार करने पर ऋण द्रव्य का 5% और असत्यता से ऋण लेना स्वीकार नहीं करने पर 10% दंडित करना चाहिए। भूमि तथा गौ आदि गिरवी रखकर ऋण लेने पर उनका उपभोग करता हुआ ऋणदाता ऋणी से सूद नहीं लेता और धरोहर में रखे आभूषण आदि का उपयोग ऋणदाता न करे। यदि वह उपभोग करता है तो उसे ब्याज नहीं लेना चाहिए और धरोहर की वस्तु खराब हो जाए तो उसके स्वामी को उचित मूल्य देकर संतुष्ट करे अथवा वह चोर माना जाएगा। गिरवी और उधार की वस्तु बहुत समय व्यतीत होने पर भी छुड़ाने वाला जब मांगे तभी लेने का अधिकारी होता है। मनु स्वामित्व के अधिकार को मान्यता देते हैं। उनके अनुसार यदि वस्तु का स्वामी अपनी वस्तु का उपभोग किसी अन्य द्वारा 10 वर्ष से किया जाता देखे और लेने का प्रयत्न न करे तो उस वस्तु पर उसका स्वामित्व नहीं रहता है। धरोहर, बालक का धन, दासी, राजस्व और श्रोत्रिय का धन अन्य भोगे तो वह धन के अधिकार नष्ट नहीं होता है। बंधक रखे वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुओं का भोग जो व्यवहार शून्य स्वामी की आज्ञा को नहीं पाकर करता है उसे उन वस्तुओं के भोग के बदले में आधा सूद लेना चाहिए। एक बार लिए ऋण पर ब्याज की वृद्धि मूलधन से दुगनी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकतम ब्याज की दर 5% निश्चित की। ऋण चुकाने में असमर्थ और पुनः लिखित देने का इच्छुक हो तो पूर्व का सब ब्याज ऋणदाता को देकर लेख का परिवर्तन कर देना चाहिए। धन, छल या कपट से बंधक रखी गई या बेची गई संपत्ति को राजा अमान्य या नहीं किए के बराबर कर सकता है। उन्होंने ऋण देने की प्रक्रिया, वसूल करने, गवाह आदि विचारों का विस्तृत रूप से विवेचन किया है जो आज भी हमारी न्यायिक प्रक्रिया का आधार है। और लाभ के संबंध में हम बोलें तो लाभ के संबंध में मनु किन वस्तुओं का आयात हुआ, किसका निर्यात हुआ, रखने से लाभ, बेचने से वृद्धि, रख रखाव आदि पर व्यय आदि पर ठीक प्रकार विचार करके राजा को सभी वस्तुओं की कीमत निश्चित कर क्रय विक्रय करवाना चाहिए। 5-5 रात्रि या प्रति पखवाड़ा राजा को व्यापारिक वस्तुओं की कीमतें व्यापार में दक्ष व्यक्तियों से करानी चाहिए। उस प्रकार मनु व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लेने के प्रति सजग थे और शोषण को रोकने हेतु राजा को निर्देश दिए कि वह वस्तुओं के क्रय विक्रय का ध्यान रखे। राजस्व संबंधी विचार की अगर हम बात करें तो मनुस्मृति में कर, शुल्क, आर्थिक दंड, युद्ध में जीते हुए माल, असबाब आदि को राज्य की आय के साधन बताए गए हैं। उन्होंने कर देने के निषिद्ध व्यक्ति तथा अधिक एवं अनुचित कर निषेध की भी चर्चा की है। कर के संबंध में उनके विचार थे कि एक निश्चित प्रणाली और नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने मनु ने राजा को परामर्श दिया कि वह अपनी प्रजा से न्यायपूर्वक करों की प्राप्ति करे। वे कर व्यवस्था के संबंध में शासक की निरंकुशता को प्रतिबंधित करते हैं। उन्होंने करारोपण के सकारात्मक नियम बनाए। राजा खरीद बिक्री मार्ग, भोजन मार्ग आदि में चोर आदि से रक्षा का व्यय तथा लाभ को देखकर व्यापारी से कर ले। जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और भ्रमर थोड़े थोड़े अपने अपने खाद्य क्रमशः रक्त, दूध और मधु को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए। राजा को पशु तथा सुवर्ण का कर का 50वां भाग और धान्य का 6ठा, 8वां या 12वां भाग भूमि की श्रेष्ठता अर्थात उपजाऊपन और परिश्रम आदि का विचार करके लेना चाहिए। वृक्ष, मांस, शहद, घी, गंध, औषधि, रस, फूल, मूल, फल, पत्ता, घास, चमड़ा, बांस आदि वस्तुओं का 6ठा भाग करके रूप में लेना चाहिए। राजा अपने विश्वास पात्रों से वार्षिक कर वसूल कराए और लोगों से कर लेने में न्याय युक्त बर्ताव करे और मनुष्यों में राजा पिता के समान बर्ताव करे।
राजा प्रजा के धन का छठा या 12वां हिस्सा कर के रूप में ले, परंतु आपत्ति काल में यदि उतना कर लेने से राज्य कार्य चलना असंभव हो तो प्रजा के दाने का चौथा भाग ले सकता है। राजा को आपत्ति काल में वैश्य के धन में से 8वां भाग तथा सोने चांदी में से 20वां भाग कर लेना चाहिए। बढ़ई, शूद्र और अन्य कारीगरों से कोई कर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे काम के द्वारा राजा का उपकार करते हैं। राजा आयात निर्यात की दूरी, स्थान, कर्मचारियों या अन्य कुली आदि और कीड़े आदि के कारण कितना माल घटेगा इत्यादि सभी बातों को ध्यान में रखकर बाजार में बेचने योग्य सब सौदों का मूल्य निश्चित कर क्रय विक्रय कराए और खरीद बिक्री मार्ग, भोजन मार्ग में चोर आदि से रक्षा पर व्यय और लाभ को देखकर ही व्यापारी। मनुस्मृति में कर, शुल्क, आर्थिक दंड, युद्ध में जीते हुए माल आदि को भी राज्य के आय के साधन बताए गए हैं। उन्होंने कर देने के निषिद्ध व्यक्ति तथा अधिक और अनुचित कर निषेध की भी चर्चा की है। कर व्यवस्था के संबंध में मनुस्मृति में निश्चित प्रणाली और नियमों का प्रतिपादन किया गया है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह राजा से न्यायपूर्वक करों की प्राप्ति करे, और ये कर व्यवस्था के संबंध में शासक की निरंकुशता को मनुस्मृति में प्रतिबंधित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से राजा के 3 प्रकार के व्ययों का वर्णन मिलता है। राज्य का प्रशासकीय व्यय, राज्य का सुरक्षा व्यय और प्रजा की भलाई पर व्यय। राजा द्वारा राजकार्य में नियुक्त दास दासियों के लिए कार्य के अनुसार प्रतिदिन का वेतन एवं स्थान निश्चित किया जाता था। रथ, घोड़े, नाव, हाथियों, तलवार, धनुष, भाला, बर्छा आदि को राजा को खरीदने और राज्य की रक्षा के लिए सैनिकों पर व्यय का मनुस्मृति में उल्लेख किया है। उत्तराधिकार एवं संपत्ति के वितरण संबंधी भी बहुत विशद विवेचन मनुस्मृति में किया गया है। मनु ने सामाजिक व्यवस्था को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में वर्गीकृत किया। आयु के अनुसार व्यक्ति के जीवन की 4 विभिन्न अवस्थाओं के 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के रूप में उन्होंने विभाजित किया, और समाज के निर्माण और व्यवस्था के निर्वाह के लिए 4 वर्णों के द्वारा भिन्न भिन्न विशेषीकृत कार्यों को संपन्न किया जाना आवश्यक माना। मनुस्मृति मुख्यतः राजनीतिक प्रकृति का ही ग्रंथ नहीं है, अपितु इसमें आर्थिक जीवन से जुड़े विषयों का भी महत्वपूर्ण सिद्धांत और नियम उल्लिखित है। मनु ने कृषि, उद्योग, पशुपालन, व्यापार, करारोपण, उत्तराधिकार आदि विषयों पर महत्वपूर्ण नियमों और विचारों को प्रतिपादित किया है, जो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।